चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट चैप्टर इज लीगल रीजनिंग। ठीक है। सबसे पहले तो ये एक चैप्टर है ना, सारे चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। मतलब इसके अंदर आप अगर पढ़ोगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, सबके क्वेश्चंस मिलेंगे। सो बेसिकली ये है क्या? देखो, नॉर्मली कैसा होता है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, व्हेन यू आर स्टडिंग लाइक सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या सपोज आप टॉर्ट पढ़ रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे आर्टिकल 14 किस चीज पे है, आर्टिकल 18 किस चीज पे है, बराबर। वैसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछेंगे जो चैप्टर से रिलेटेड होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे कि आपको सबसे पहले एक लीगल प्रिंसिपल दिया जाएगा कि ये एक लीगल प्रिंसिपल है। वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का होगा, कॉन्ट्रैक्ट का होगा, टॉर्ट का होगा, किसी का भी हो सकता है। वो प्रिंसिपल के बेस के ऊपर आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा, बराबर, जो आपका क्वेश्चन होगा बेसिकली। और उसके बाद उसमें चार ऑप्शन होंगे और आपको प्रिंसिपल देख के, क्वेश्चन देख के, क्या चीजें करेक्ट है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसका आंसर करना है। तो यहाँ पे लीगल रीजनिंग में एक चीज याद रखना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर से आएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। कोई भी चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन उठा के आपको डाल दिए जाएंगे। हाँ, आपको दोनों चीजें मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, मतलब लीगल प्रिंसिपल भी लिखा रहेगा और क्वेश्चन भी लिखा रहेगा। आप जो भी आंसर देते हो वो लीगल प्रिंसिपल के बेस पे दोगे, बराबर। मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लीगल प्रिंसिपल से, जो भी आपको क्वेश्चन के ऊपर दिया होगा उससे कनेक्टेड होगा, बराबर, 100%। तो उस चीज को एनालाइज करके आपको आंसर देना है, और उसी को बोला जाता है लीगल रीजनिंग। सो इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से दिस चैप्टर इज लाइक केस स्टडी चैप्टर है ये, बराबर। इसको मैं केस स्टडीज बोलूंगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आपको समझ जाएगा कि बेसिकली ये चैप्टर के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 में देखो, ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। सो पहले तो हम लोग देखते हैं लीगल प्रिंसिपल क्या है। सो every citizen of India has a fundamental right to carry on any trade or a business or a profession of his choice, but subject to imposition of reasonable restriction by the state, बराबर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग को एक फंडामेंटल राइट देता है, क्या? कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी चला सकते हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शन बोल दो जो स्टेट लगाएगा, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा आप ये बिजनेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ये होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट ये हुआ, ठीक है, तो ही आप कर सकते हो। मतलब जहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है या कंडीशन बताई गई है, वहां पे आपको कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई गई है तो आप फिर वो बिजनेस डायरेक्टली चालू कर सकते हो, करेक्ट। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। तो देखो, ये हो गया मेरा लीगल प्रिंसिपल। अभी इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। मिस्टर जेनिल जॉइन सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स ऑफ आईसीएसआई। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव जो कोर्स होता है सीएस का, उसने वो ज्वाइन किया। आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम he decided to start his own firm of legal advices। इसने क्या किया, सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया और उसके बाद उसने सोचा कि मैं एक अपनी फर्म खोल देता हूं एज अ लीगल एडवाइजर। ICSI stated that Janil cannot start this professional service because his final examination is pending and without acquiring membership number he cannot do this। आईसीएसआई क्या बोलता है कि आप एज अ सीएस काम नहीं कर सकते, आप एज अ सीएस लीगल एडवाइजर नहीं बन सकते, बिकॉज पहला चीज, आपने अब तक सीएस प्रोफेशनल की जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं की है। दूसरा चीज, आपके पास मेंबरशिप नंबर भी नहीं है, तो आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो सीएस इंस्टीट्यूट ने बेसिकली जेनिल को स्टॉप कर दिया ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से। आगे देखो क्या लिखा है। जेनिल फाइल्ड केस अगेंस्ट आईसीएसआई अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। जेनिल भाई साहब पहुंच गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाके केस कर दिया आईसीएसआई के ऊपर। और क्या बोल दिया कि भाई सीएस इंस्टीट्यूट जबरदस्ती कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं करने दे रहा है। और आईसीएसआई से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कौन है बड़ा, कौन है? आईसीएसआई की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
मुझे कोई फ्रीडम देता है, ठीक है, कि आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है, तो आईसीएसआई कौन होता है मुझे रोकने वाला? बराबर। ये उसने ऑब्जेक्शन रेज किया कोर्ट में जाके। तो अभी हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। सो ए, जेनिल कैन स्टार्ट हिज फर्म बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट। जेनिल कर सकता है बिकॉज ये उसका फंडामेंटल राइट है। देन सेकेंड, आईसीएसआई इज एक्टिंग एज अ डिक्टेटर एंड देयरफॉर दे आर रॉन्ग, कि भाई आपके हाथ में एक पावर है, पोजीशन है, तो आप डिक्टेटर के जैसा बिहेव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग एक्टिविटी है। सेकेंड, सॉरी, थर्ड सी पॉइंट, restriction of ICSI is correct because Janil doesn't have a proper qualification to start his firm as per norms of ICSI। कि ICSI ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया वो करेक्ट है, क्योंकि ICSI के नॉर्म्स के हिसाब से ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, आपके पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, तब आप ये सब चीजें कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो अभी आपको प्रिंसिपल देख के, क्वेश्चन देख के कौन सा आंसर एक्यूरेट लगता है कि हाँ दिस इज द करेक्ट थिंग, बराबर, या ए, बी, सी या डी, ठीक है। थिंक ओवर इट, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो सारी सिचुएशन बोल दी है इसमें, कि जेनिल को लगता है कि भाई उसका फंडामेंटल राइट है तो वो कर सकता है एक्टिविटी, आईसीएसआई डिक्टेटर के जैसा बिहेव करता है, ठीक है, और यहाँ तो फिर आईसीएसआई जो बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो 100% करेक्ट है, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज सी, बराबर। देखो फंडामेंटल राइट नो डाउट आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का है, बट द थिंग इज लिखा है ना, इम्पोजिशन बट द सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट। कि स्टेट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो ठीक है, तो स्टेट ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूट अपने नॉर्म्स सेट करता है कि इसके बिना तुम लोग नहीं कर सकते, तो वो भी मानना पड़ेगा। डॉक्टर, डॉक्टर के पास जब तक एमबीबीएस की या जो भी एक प्रिस्क्राइब डिग्री है, जो मेडिकल काउंसिल अगर बोलता है कि ये डिग्री तो होना चाहिए टू एक्ट एज अ डॉक्टर, तो जब तक वो डिग्री नहीं आएगा मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लोगों को ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, तो वो सब नॉर्म्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड इज डिक्टेटर जैसा कुछ बिहेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एंड द थर्ड वन इज रिस्ट्रिक्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको बोला जाता है लीगल रीजनिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीगल रीजनिंग, ठीक है। देखो और भी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक समझ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। सो लीगल प्रिंसिपल पहले हम लोग पढ़ते हैं। सेल ऑफ लीकर इज इलीगल, all the agreements relating to prohibited items do not exist in the eyes of law, ठीक है। Mr. X entered into an agreement with Mr. Q for the sale of liquor। ओके, X ने Q के साथ एग्रीमेंट किया सेल ऑफ लीकर के लिए, ठीक है। Mr. X failed to supply the agreed quantity of liquor to Mr. Q। X ने प्रॉमिस किया था बट उसने सप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से मतलब वो बोलते ना सप्लाई नहीं किया तो वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, बराबर। तो ऑप्शंस देखते हैं अभी। Q can bring a legal action against X। B, Q cannot bring any legal action against X। C, X can bring legal action against Q and both the parties can take legal action against each other। सो इसमें से एक्यूरेट आंसर कौन सा है वो हम लोग को ढूंढना है यहाँ पे, बराबर। सो द करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? एक्स ने सप्लाई नहीं किया, ठीक है, उसकी वजह से क्यू को लॉस हो गया, बराबर। तो क्या क्यू एक्शन ले सकता है, कोर्ट जा सकता है, एक्स एक्शन ले सकता है, या दोनों साइमल्टेनियसली एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, एक्स कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एक्स। व्हाई? बिकॉज द रीजन इज, प्रिंसिपल देखो क्या बोलता है, सेल ऑफ लीगर इज इलीगल। तो आपने इलीगल चीजों को करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनाया, अब जो कोई इलीगल चीजों को परफॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट बनाया तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। तो जब एग्रीमेंट ही आपका इलीगल नेचर का है तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते,
बराबर, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी लीगल एक्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अभी इसमें कैसा है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, बट अल्टीमेटली वो आपके ऊपर, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। प्लस मैं तो बोलता हूँ कि ये सब इतना प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना, और आपके सारे कंसेप्ट्स अगर बहुत क्लियर है सारे चैप्टर्स के, देन इट इज इनफ फॉर यू। मतलब किधर से भी क्वेश्चन आने दो, अगर आपका कंसेप्ट एकदम प्रॉपर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहीं से भी लीगल रीजनिंग के कुछ भी क्वेश्चन उठा के आने दो, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो मेन थिंग इज यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट वेरी वेल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है देखते हैं। सो लीगल प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल क्या है? अ पर्सन हु इज यूजुअली मैड बट ओकेजनली नॉट मैड may make a contract when he is not mad। क्या लिखा है? यूजुअली मैड मतलब कभी कभी पागल होता है, ठीक है, बट ओकेजनली कभी कभी वो ठीक भी रहता है। सो मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट मैड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब वो पागल नहीं है और साउंड सिचुएशन में है। ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। मिस्टर ए जनरली रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मैडनेस एंड रेयरली बिकम्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। कि ए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है? पागल रहता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी साउंड सिचुएशन में आता है, और जब वो साउंड सिचुएशन में आता है तो वो चीजों को समझ सकता है। ऑब्वियसली साउंड है तो चीजों को समझेगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए, मिस्टर ए कैन नॉट फॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट। B, Mr. A can form a contract when he requires. C, Mr. A can form a contract for his own benefit only. And D, Mr. A can form a contract when he is in sound situation. ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ए कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता। बी क्या बोलता है? जब उसको चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। सी क्या बोलता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है खुद के बेनिफिट के लिए, फिर चाहे वो जब बना रहा है तब पागल है या नॉर्मल है, इट इज नॉट मटीरियल। एंड द फोर्थ पॉइंट बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, लेकिन तभी बना सकता है जब अपनी वो साउंड सिचुएशन में है। ठीक है, सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज पॉइंट डी, मिस्टर ए कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज इन साउंड सिचुएशन। बराबर, चलो नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, सो लीगल प्रिंसिपल क्या आता है? लीगल प्रिंसिपल है बैटरी मींस यूजिंग फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ओके, बैटरी मींस यूजिंग फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। बैटरी वाला कंसेप्ट मतलब चैप्टर टॉट। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर डॉन टच्ड इन एंगर मिस्टर पुअर फॉर रिकवरी ऑफ मनी। डॉन ने क्या किया? मिस्टर पुअर को ऐसा एंगरनेस में जोर से पकड़ा फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। तो क्या किसी को जोर से एंगरनेस में पकड़ना, टच करना बैटरी माना जाता है कि ये असॉल्ट माना जाता है? बराबर, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। मिस्टर डॉन कमिटेड अ बैटरी अगेंस्ट मिस्टर पुअर, कि यस एंगरनेस में टच करना भी बैटरी होता है। ठीक है, देयर इज नो बैटरी बाय मिस्टर डॉन, कि नहीं ये कोई बैटरी नहीं हुआ। मिस्टर डॉन कमिटेड एन असॉल्ट विथ मिस्टर पुअर, कि ये असॉल्ट है, ये बैटरी नहीं है, ये असॉल्ट है। ठीक है, एंड डी, इट इज नॉट टॉट इन एनी केस, कि ना बैटरी है ना असॉल्ट है, मतलब ये टॉट है ही नहीं, ये कुछ हुआ ही नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ऐसा तो हम लोग कितने बार एक दूसरे को एंगरनेस में टच करते हैं, तो ठीक है, इट्स नॉट अ टॉट। बराबर, सो अगर आपने टॉन्ट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसका आंसर, जिसकी वजह से आंसर हो जाता है ए, मिस्टर डॉन कमिटेड बैटरी अगेंस्ट मिस्टर पुअर। कि अगर आप किसी को एंगरनेस में भी टच करते हो ना, तो एंगरनेस में टच करना भी क्या माना जाता है? डेफिनेटली बैटरी माना जाता है, वो असॉल्ट नहीं है, वो बैटरी ही है। करेक्ट,
तो देखो ऑलमोस्ट हम लोग ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी क्वेश्चन देखा, कैसा पूछ सकते हैं ये लोग। देन हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी देखा। देन हम लोग ने डॉट भी देख लिया। करेक्ट। तो आपको भी एक ओवरव्यू आ गया होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना, लीगल रीजनिंग को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं। अरे इसमें क्या पूछेंगे, कैसा पूछेंगे, हम लोग को कुछ समझ नहीं रहा है। अरे कुछ नहीं है, आप चैप्टर ढंग से पढ़ लो, आपके कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लो, फिर लीगल रीजनिंग किधर से भी आने तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी गारंटी। ठीक है। चलो हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हम लोग लीगल प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इज डिटेन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन then he can file a habeas corpus writ with high court और सुप्रीम कोर्ट। कि अगर किसी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है तो पर्सन जिसको डिटेन किया गया है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। कौन सी रिट? हेबिस कॉर्पस। ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर ए वॉज arrested by the person for the drink and drive case. An arrest was made by officer after giving proper opportunity of being heard. क्या किया है? अरेस्ट किया है क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था, और अरेस्ट करने से पहले प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया गया था। ठीक है। चलो देखते हैं। मिस्टर ए कैन फाइल हैबिस कॉर्पस रिट। ठीक है। मिस्टर ए कैन नॉट फाइल हैबिस कॉर्पस रिट एज हिज अरेस्ट इज जस्टिफाइबल। ओके। मिस्टर ए कैन नॉट बी अरेस्टेड एज इट्स स्मॉल क्राइम। ये अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, छोटा केस है, उसमें क्या इतना बड़ा बवाल करने का। ओके। एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो मिस्टर ए ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया, बराबर। प्रॉपर ऑफिसर ने उसको अरेस्ट भी किया जिसके पास पावर था अरेस्ट करने का, और अरेस्ट करने से पहले प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया, बराबर। तो क्या लगता है? मिस्टर ए कैन फाइल हैबिस कॉर्पस, मिस्टर ए कैन नॉट फाइल हैबिस कॉर्पस, मिस्टर ए कैन नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज इट्स अ स्मॉल क्राइम, एंड द डी नन ऑफ दिस। So the correct answer is B. Mr. A cannot file habeas corpus because his arrest is justifiable. आप ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तो वो तो डेफिनेटली क्राइम है, और अगर वो क्राइम है तो आपका अरेस्ट भी वैलिड है। तो जब अरेस्ट वैलिड है, प्रॉपर अथॉरिटी ने किया है, प्रॉपर प्रोसीजर से किया है, तो गलत क्या है फिर? ठीक है। देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। क्लियर सबको? ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। सो लीगल रीजनिंग इज बेसिकली इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि लीगल रीजनिंग टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लीगल प्रिंसिपल क्या है? द डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। ठीक है। क्या है? डिफेंडेंट लायबल होता है अगर उसने अपना लैंड का नॉन नेचुरल यूजेज किया है जिसकी वजह से किसी को डैमेज हो गया। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर कुंदन had restored chemical on his land which escape and cause damage to the adjacent properties, मतलब बाजू वाली प्रॉपर्टी, one of which belongs to Mr. अंकित। मिस्टर अंकित, फिर फिल इन द ब्लैंक क्या कर सकता है? फेल बिकॉज मिस्टर कुंदन हैज स्टोर्ड केमिकल ऑन हिज ओन प्रॉपर्टी। मतलब केस कर सकता है कि नहीं कर सकता, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मिस्टर अंकित केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए बोलता है कि नहीं, वो केस नहीं कर सकता, वो फेल होएगा, बिकॉज मिस्टर कुंदन हैड रिस्टोर्ड केमिकल्स ऑन हिज ओन प्रॉपर्टी। उसने प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर केमिकल्स रखे ना, किसी और की प्रॉपर्टी पे जाके तो नहीं रखे। दूसरा, मिस्टर अंकित फेल होएगा बिकॉज स्टोरिंग केमिकल्स इज अ नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। ठीक है। ऑप्शन सी, सक्सीड बिकॉज स्टोरिंग केमिकल इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। कि केमिकल स्टोर करना ये नॉन नेचुरल यूज है, तो डेफिनेटली मिस्टर अंकित सक्सेसफुल होएगा केस फाइल करने में। एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर आपको मिल गया। आंसर इज सी, बराबर। सक्सीड बिकॉज स्टोरिंग केमिकल इज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लीगल प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया।
कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो इंडिया में कोई भी पार्ट पे जाके सेटल डाउन हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मिस सविता इज अ प्रोस्टिट्यूट इन वन लोकल एरिया। She is a prostitute and she is looking for a house in one area, but no one is ready to provide any housing facility to her because वो prostitute है तो कोई भी उसको घर देने को तैयार नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। It is not violation because this right is not available in case of prostitution, कि ये कोई वायलेशन नहीं है सविता के लिए, सविता का कोई फंडामेंटल राइट नहीं गया, बिकॉज ये राइट जो है, राइट टू सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इज नॉट अवेलेबल टू द प्रोस्टिट्यूशन। दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है शी कैन मूव टू कोर्ट फॉर रिलीफ, कि वो डेफिनेटली कोर्ट जा सकती है बिकॉज वो भी तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसके पास भी ये फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन सी, इट इज नॉट, सॉरी, इट इज वायलेशन ऑफ हर फंडामेंटल राइट, कि यस ये उसका फंडामेंटल राइट है। एंड द लास्ट वन इज बोथ बी एंड सी। बराबर। सो करेक्ट आंसर इज ए, that is it is not a violation because this right is not available in case of prostitution। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया is definitely available to every citizen of India, but this right is not available to the prostitution। जो भी पर्सन prostitution में इन्वॉल्व है, मतलब जिसका बिजनेस है, वो जो एक्टिविटी करता है, वो तो उनको ये वाला राइट नहीं दिया जा सकता। बराबर, क्योंकि एक सोशल एटमॉस्फेयर हम लोग को क्रिएट करना है और इसकी वजह से एक सोशल एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होगा तो इसकी वजह से ये राइट नहीं दिया जाता है। तो अगर कोई प्रोस्टिट्यूट को घर नहीं देता है तो उसका फंडामेंटल राइट, राइट टू सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया वायलेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं हम लोग अभी। चलो इसमें क्या लिखा है। सो लीगल प्रिंसिपल, असॉल्ट मींस creating an impression in the minds of the person that battery is going to be used against him। assault मतलब किसी के माइंड में ये इंप्रेशन क्रिएट करना कि कोई पर्सन उसके अगेंस्ट अभी बैटरी यूज करने वाला है। जैसे मैं इधर खड़ा हूं, सामने से कोई मुझे मारने आ रहा है, तो मुझे पता है कि ये लोग मेरे को पीटने वाले, मारने वाले सॉलिड में, तो डर लगा अंदर, वो डर लगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, असॉल्ट हुआ, और बाद में मारा तो बैटरी भी हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अरुण पॉइंट्स अ गन एट बबीता एंड थ्रेटन्स टू शूट हर। ओके, अरुण भाई साहब ने इससे बबीता के भेजे पे गन रखा और क्या किया, धमकी दिया कि तेरे को उड़ा देगा मैं। अरुण नोज दैट गन इज नॉट लोडेड बट बबीता डजंट। अरुण को पता था कि गन लोडेड नहीं है, लेकिन बबीता को तो इस चीज का नॉलेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स the likely outcome if Babita sues Arun alleging assault। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। Babita's action will fail because Arun never had an intention to shoot Babita। कि बबीता कभी केस कर ही नहीं सकती क्योंकि अरुण तो टाइम पास कर रहा था, मस्ती कर रहा था, उसका तो इंटेंशन कभी था ही नहीं मारने का बबीता को, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि कोई असॉल्ट हुआ। Babita's action will fail because there was no real threat। कि वो टाइम पास कर रहा था तो कोई रियल थ्रेट थोड़ी ना था। जब रियल थ्रेट होता है तो असॉल्ट बोलते हैं, रियल थ्रेट नहीं होता है तो असॉल्ट नहीं बोलते हैं। ओके, देन Babita's action will succeed if she can show that she believed Arun might shoot her। बबीता सक्सेसफुल हो सकती है अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसने ये बिलीव किया कि अरुण सच में उसको मार डालेगा, ठीक है, शूट कर देगा। एंड Babita's action will succeed because it was reasonable for her to stop apprehend that Arun might shoot her। कि उसने वो डराया, that is enough, और उसके बेस पे भी एक बबीता केस फाइल कर सकती है, इंटेंशन हो ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थिंक ओवर इट, क्या इसका आंसर हो सकता है, सोच लो। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत मतलब बोलते हैं ना, घुमा के लिखी है। तो फाइनल आंसर इज डी,
दैट इज बबीताज एक्शन विल सक्सीड। बराबर, ऑब्वियसली वो एक्शन ले सकती है। अरुण का इंटेंशन क्या था, नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं है। अरुण की गन लोडेड थी, नहीं थी, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये डर क्रिएट हुआ ना बबीता के माइंड में, उसको डर लग गया ना, दैट इज इनफ एंड दैट इज एन असॉल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लीगल प्रिंसिपल पे हम लोग जाते हैं। सबसे पहले डिफेमेशन मींस टू हार्म समवंस इमेज। वो समवंस है, वन का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, थोड़ा इग्नोर करना उसको। सो डिफेमेशन मींस टू हार्म समवंस इमेज, किसी की रेपुटेशन, इमेज, गुडविल को हार्म करना, दैट इज नोन एज अ लीगल, दैट इज नोन एज अ डिफेमेशन। तो क्वेश्चन ये है, मिस स्वरा पब्लिश अ बुक, स्वरा ने एक पब्लिक बुक पब्लिश किया, एंड आस्क फॉर द ओपिनियन टू मिस्टर सलमान। सलमान को क्या बोला कि भाई एक ओपिनियन दो, अच्छा अच्छा रिव्यू दे दो बुक के ऊपर। मिस्टर सलमान इश्यूड नेगेटिव रिव्यू ऑन द बुक विच अफेक्ट्स सेल ऑफ हर बुक। सलमान के नेगेटिव रिव्यू की वजह से स्वरा की बुक की बैंड बज गई, उसका सेल फटाक से नीचे गिर गया। कोई बुक खरीदने को तैयार नहीं है, बिकॉज सलमान सपोज एक वेल नोन पर्सनालिटी है, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया कि उसने बोला तो करेक्ट ही बोला होगा। ठीक है, कैन स्वरा फाइल अ केस ऑफ डिफेमेशन, तो क्या स्वरा केस फाइल कर सकती है डिफेमेशन का? ठीक है, चलो ऑप्शंस देखते हैं। यस, इट इज अ केस ऑफ डिफेमेशन बट इट इज अ स्मॉल केस, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीगल एक्शन। कि हाँ डिफेमेशन है बट ये छोटी चीज है, इसके लिए कोई केस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे फालतू केस नहीं लाने के। दूसरा, यस इट्स अ केस ऑफ डिफेमेशन एंड देयर इज लीगल एक्शन, यस डिफेमेशन है और लीगल एक्शन तो बनता है। C. No, it's not a case of defamation because it's the opinion of Salman on book. कि इसलिए इसको defamation नहीं बोल सकते because वो सलमान का अपना व्यू है, उसका वो ओपिनियन है बुक के ऊपर। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपने ही मांगा ना, तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बराबर। एंड डी, इट डिपेंड्स अपॉन स्वराज ओपिनियन। अब स्वरा के ऊपर है, उसको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। बराबर, मतलब डिफेमेशन जैसी कोई चीज बनती नहीं है, बट जो स्वरा देखेगी क्या करना है उसको। बट द एक्यूरेट आंसर इज ऑप्शन सी, कि ये डिफेमेशन नहीं है, बिकॉज बोलते ना बुक रिव्यू, ओपिनियन, ये सब चीजें कभी भी डिफेमेशन में नहीं आता है। जैसे मूवी, मूवी क्रिटिक्स, इतना क्रिटिक्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में, 1 स्टार 2 स्टार, घटिया मूवी, ऐसा मूवी, ये मूवी। ठीक है, उसके चक्कर में एक मूवी की कितनी बैंड बच जाती होगी। बराबर, बट इट्स देयर ओपिनियन, जिसको देखना है वो फिर भी देखेगा, और जिसको रिव्यू से नहीं देखना है तो ठीक है, वो उसकी चॉइस है। बट जो देखना है उसको तो कोई स्टॉप नहीं करने वाला है कि भाई नेगेटिव रिव्यू दिया फिर भी तुम लोग मूवी देखने जा रहे हो, ऐसे तो कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो लीगल प्रिंसिपल क्या है? habeas corpus writ is used against unauthorized arrest by the authority, by any authority. ओके, सो देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर कबीर इज ड्रंकर्ड, अच्छा कबीर बेवड़ा है। वन डे, अच्छा दो दो बार लिखा है वन वन डे। ओके, वन डे he was coming through cab after attending late night party, कि भाई साहब लेट नाइट पार्टी करके आ रहा था, and he was stopped by the police authority. During the that situation कबीर was not in sense, वो भाई साहब पीछे गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ये भाई साहब अपने सेंस में था ही नहीं। ठीक है, आफ्टर आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस टू कबीर, पुलिस अथॉरिटी अरेस्टेड हिम। कुछ क्वेश्चन पूछा लेकिन कबीर ने ढंग से आंसर नहीं दिया, तो भाई साहब को अरेस्ट कर लिया गया। किसको अरेस्ट किया? कबीर को। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। लेट नाइट पार्टी इज एंटी सोशल एक्टिविटी एंड देयरफॉर अरेस्ट इज वैलिड इन नेचर, कि ये लेट नाइट पार्टी का फंडा ही गलत है, ये एंटी सोशल चीज है, यूथ को बिगाड़ देता है, तो ये सब चीजें करना गलत है, तो अरेस्ट भी करेक्ट है। ठीक है, so arrest of Kabir is unlawful in the eyes of law because late night party is allowed by the government, कि लेट नाइट पार्टी गवर्नमेंट ही अलाउ करती है, तो अरेस्ट करने का लॉजिक क्या है? अरेस्ट ऑफ कबीर इज वैलिड बिकॉज पुलिस अथॉरिटी होल्ड्स द पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन, कि वो जिसको भी चाहे उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज अरेस्ट ऑफ कबीर इज अनलॉफुल इन द आईज ऑफ लॉ एंड कबीर और हिज फैमिली कैन फाइल हेबिस कॉर्पस। क्या लिखा है? कि कबीर का अरेस्ट अनलॉफुल है इन द आईज ऑफ लॉ, और उसकी वजह से
या तो कबीर या तो उसके फैमिली मेंबर कोई भी हैबिस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बराबर, कि अरेस्ट करना गलत है क्योंकि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं किया, गाड़ी भी नहीं चला रहा था, और ठीक है भाई, पी के आया था तो पीना थोड़ी गलत है। बराबर, क्लियर। तो देखो, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने यहाँ पे आज डिस्कस किए, जो लीगल रीजनिंग का पार्ट होता है। जैसे मैंने बोला, अगर आप अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखोगे तो आपको लीगल रीजनिंग कहीं से भी आने दो, आपको कभी कोई भी डिफिकल्टीज उसको सॉल्व करने में नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और इसी के साथ ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।